हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन एवं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पे जो हमारी ट्रांसपोर्टर है, इसको हम क्लासिफाइड किए हैं 2 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है फैसिलिटेड डिफ्यूजन एवं सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन्स के बारे में काफ़ी ब्रीफ स्टडी किया है। इस वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे हैं। इस डायग्राम की मदद से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रांसपोर्टर को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और ये एनर्जी को एटीपी के रूप में यूज करके सॉल्यूट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में डिलीवर कर रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मटेरियल है ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन या फिर हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये एनर्जी को यूज किया एटीपी के रूप में एवं जो भी हमारा सॉल्यूट या ड्रग है उसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में डिलीवर कर रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें हम अपने मटेरियल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में डिलीवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम अपने ड्रग या किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मटेरियल को डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये ट्रांसपोर्टर वर्क तभी कब करेगा जब इसको एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी को एटीपी के रूप में यूज करता है और तभी ये वर्क करता है। और इस ट्रांसपोर्टर को हम इनहिबिट कर सकते हैं पॉइजन के द्वारा। अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक पॉइजन हुआ तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये इनहिबिट हो जाएगा और ये किसी भी प्रकार के मटेरियल को डिलीवर नहीं करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट। साथ ही ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के एक साइड हायर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जबकि वही बात करें हम पैसिव डिफ्यूजन का तो वहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल का मूवमेंट हो रहा था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तौर पे हो रहा था और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के एक साइड में हम अपने ड्रग या किसी भी सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट या फिर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के एक साइड हम अपने ड्रग या फिर अदर सब्सटेंस को हायर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट या कलेक्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ड्रग को या फिर अदर सब्सटेंस को डिलीवर करता जा रहा है, जिसके कारण हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन में हमारा जो ड्रग है या फिर अदर सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होगा। जबकि वही बात करें हम पैसिव डिफ्यूजन का तो पैसिव डिफ्यूजन में ऐसी फिनोमिना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेम्ब्रेन के एक साइड में किसी भी ड्रग सब्सटेंस का या फिर अदर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वो वहाँ से सब्सटेंस मूवमेंट शो करेगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू और वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें हमारी बॉडी एनर्जी को तो यूज कर रही है लेकिन किसी भी ड्रग सब्सटेंस को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के एक साइड में हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल करा रही है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो ड्रग है इस ड्रग का जो स्ट्रक्चर है या फिर किसी भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे नॉर्मल मेटाबोलाइट से रिलेटेड है तो ये ड्रग भी उसी नॉर्मल मेटाबोलाइट्स के ट्रांसपोर्टर को यूज करते हुए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा ड्रग जो कि हमारे नॉर्मल मेटाबोलाइट से रिलेटेड है वह ड्रग उस नॉर्मल मेटाबोलाइट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करते हुए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी हमारा लेवोडोपा है या फिर मिथाइल डोपा है ये हमारे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे जीआईटी से या फिर गट से और ये एरोमेटिक एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टर को यूज करते हुए ये हमारे गट से ट्रांसपोर्ट होकर सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचते हैं। साथ ही ये जो हमारा बॉडी होता है इस बॉडी में कुछ जीनोबायोटिक सब्सटेंस जैसे कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराने के लिए एक
नॉन स्पेसिफिक या फिर नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। और इस ट्रांसपोर्टर के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है जो कि हमारे बॉडी में जीनोबायोटिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टर है इसको हम क्लासिफाइड किए हैं 2 क्लास में, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर एवं सेकंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। और ये जो क्लासिफिकेशन हम किए हैं ये हमारा जो ड्राइविंग फोर्स का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 क्लास में क्लासिफाइड किए हैं। आइए सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के बारे में। ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये मटेरियल को डिलीवर करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये ट्रांसपोर्टर है ये एनर्जी को यूज करते हुए मटेरियल को डिलीवर कर रहा है। और ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके एनर्जी सोर्स के बारे में बात करें तो जो भी एटीपी होता है उसके हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी प्राप्त होता है उस एनर्जी को ये गेन करता है ट्रांसपोर्टर, और एनर्जी को गेन करके किसी भी सॉल्यूट का या फिर अदर ड्रग सब्सटेंस को डिलीवर करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शंस में मटेरियल को डिलीवर कर रहा है। वहीं बात करें इस ट्रांसपोर्टर के कैटेगरी की तो ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ये बिलोंग करता है सुपर फैमिली ऑफ एटीपी बाइंडिंग कैसेटी ट्रांसपोर्टर से। साथ ही ये जो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है जिसमें जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो है एटीपी बाइंडिंग कैसेटरी ट्रांसपोर्टर। ये हमारे बॉडी में जो सॉल्यूट हैं उसके इफ्लक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे साइटोप्लाज्म से या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से या फिर इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से जो सॉल्यूट है इनके इफ्लक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी हमारे बॉडी में इफ्लक्स पंप्स है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशंस में। जो भी हमारे इंट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स है उसको इफ्लक्स के द्वारा ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशंस का इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिंपली कहा जाए तो जो भी हमारे सेल्स के अंदर जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर साइटोप्लाज्म में जो भी हमारा मेटाबोलाइट्स है इस मेटाबोलाइट्स को ये जो हमारा पंप है या फिर जो हमारा ट्रांसपोर्टर है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर ये इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब यहाँ से रिमूव करेगा। और ये जैसे ही यहाँ से रिमूव करेगा या फिर मटेरियल को डिलीवर करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो हमारे जो सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशंस करेगा। मतलब सेल्स के अंदर जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स है उसको यहाँ से रिमूवल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी होती है ये डेवलप करती है कुछ नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर को। एग्जांपल्स में मैंने बताया था फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसके मदद से ही हमारे बहुत सारे जीनोबायोटिक्स जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है ये MRD1 जीन के द्वारा ही इनकोडेड किया जाता है। और ये जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर होता है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर है जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है इसके लोकेशंस के बारे में। तो आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हमने कुछ एग्जांपल को मेंशन करके रखा है। यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है और ये यहाँ से इन ऑर्गेन्स से या फिर इन बॉडी के साइड से मेटाबोलाइट जो कि ड्रग के मेटाबोलाइट से उसको पंप आउट करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के इस ऑर्गेन्स में जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर है ये बॉडी के इन ऑर्गेन्स से जो भी ड्रग एवं उनके मेटाबोलाइट्स है उसको रिमूव आउट करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बॉडी के इन ऑर्गेन्स में डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। साथ ही बहुत सारे जीनोबायोटिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्टर है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर इसको इनहिबिट या फिर स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 को भी इंड्यूस या फिर इनहिबिट करते हैं।
और इनका जो इफेक्ट आएगा हमारे बॉडी पर डिटॉक्सिफिकेशंस का वो सिनर्जिस्टिक रोल आएगा। आइए हम इसको एक ग्राफ की मदद से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार अगर हमारे बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्टर है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर अगर ये इनहिबिट हो जाता है, साथ ही हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 भी अगर इनहिबिट हो जाता है तो किस प्रकार हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। हमने एक ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया और ये जो ड्रग है ये हमारे बॉडी में आकर फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट किया और जैसे ही ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हुए इसके इफेक्ट में हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशंस का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो गया। साथ ही अगर ये जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस है अगर ये हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 को भी अगर इनहिबिट कर रहा है तो जो इफेक्ट आएगा वो मेटाबोलाइजिंग जो हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेटाबोलाइजिंग डिक्रीज होगा तो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशंस की प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जीनोबायोटिक सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में आकर फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर एवं CYP3A4 एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशंस की जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो साथ ही अगर हमने कोई ऐसा जीनोबायोटिक सब्सटेंस को एडमिनिस्टर्ड किया जो कि हमारे बॉडी में जाकर फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर है उसको स्टिमुलेट कर रहा है और जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर को तो उसमें जो इफेक्ट आएगा वो ये रहेगा कि जो हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशंस की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस आकर हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 को स्टिमुलेट कर रहा है तो जो इफेक्ट आएगा वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा और अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा जीनोबायोटिक सब्सटेंस अगर आकर हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर जो कि है फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर अगर इसको स्टिमुलेट करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन इंक्रीज होगा और अगर इसको इनहिबिट करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन डिक्रीज होगा। साथ ही अगर हमारे बॉडी में मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 को अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी इंक्रीज होगा। और अगर ये जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस है अगर हमारे बॉडी में आकर मेटाबोलाइजिंग आइसो एंजाइम CYP3A4 को अगर इनहिबिट कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा। अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन भी डिक्रीज होगा।